खेती में कितनी ज्यादा सकारात्मकता और प्रयोगशीलता हो सकती है, यह कोई सीखे तो सुभाष शर्मा जी से। उम्र की 15 साल से खेती कर रहे शर्मा जी आज 62 साल की आयु में मिट्टी, पानी या मानो निसर्ग से ही अभिन्न प्रकार से जुड़ गए हैं। कृषि के माध्यम से निसर्ग को समृद्ध करते हुए उन्होंने खुशहाली पाई है। हरित क्रांति के लहर में शर्मा जी ने खूब रासायनिक खेती की, उसमें रिकॉर्ड उत्पादन लिए। लेकिन कुछ सालों बाद खेती में लागत बढ़ती गई और उत्पादन कम होता गया। घाटे की खेती में कर्जा इतना बढ़ा कि जमीन गिरवी रखनी पड़ी। पर हर परिस्थिति में सकारात्मकता ना देखे तो फिर शर्मा जी कैसे? रासायनिक खेती का विनाश का विज्ञान छोड़ के उन्होंने जैविक खेती का निर्माण का विज्ञान अपनाया। आज 20 साल से शर्मा जी जैविक खेती कर रहे हैं। शर्मा जी की खेती की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। यूं मानिए यही 4 मजबूत खंबे हैं जिस पर यह खेती अपनी परिसीमा तक पहुंच गई है। जमीन की उर्वरता बढ़ाना, उसको सूक्ष्म जीवों से समृद्ध करना, पानी की एक एक बूंद जमीन में जाए इसकी व्यवस्था करना, पेड़ पौधों के द्वारा खेत में सूक्ष्म वातावरण की निर्मित और पंछियों को आकर्षित करना, गोपालन द्वारा खेती को समृद्ध करना। इन 4 विशेषताओं के अपने अपने अलग अलग पहलू हैं। पूरे साल भर में इसका चक्र चलता रहता है। शर्मा जी की खेती पद्धति और उसके पीछे के विज्ञान को समझने हेतु सन 2014-15 में विभिन्न मौसम में उनके खेत को भेंट कर एक संपूर्ण चित्र सामने रखने का यह प्रयास है। तो चले। शर्मा जी ने यह खेत 3.5 साल पहले लिया है। 10 एकड़ खुद की और 10 एकड़ लीज पर जमीन ली है। खेत में काम करने वाले साथियों के घर, अन्य स्थापनाएं, पेड़ इत्यादि में 7 एकड़ जमीन व्याप्त है। बचे हुए 13 एकड़ को 8 हिस्से में बांटा गया है। यहाँ पे औसतन 1000 मिलीमीटर बारिश होती है। गर्मी में तापमान 45 डिग्री तक पहुँचता है तथा जाड़े में 20-21 डिग्री रहता है। यहाँ की मिट्टी औसतन उपजाऊ है। मिट्टी का स्तर 15 फीट तक है। 3.5 साल पहले जब यहाँ पे उन्होंने खेती की शुरुआत की तो सबसे पहले उन्होंने अपने सहकारियों के लिए घर बनाए। उन्होंने जाना कि जमीन बहुत कमजोर है। उसे सशक्त बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले प्रति एकड़ 3 ट्रॉली गोबर की खाद डाली और पहली फसल जमीन के लिए ले ली। इसमें उन्होंने मूंग, तुअर, एरोग्रीन लगाया। इससे 6 महीने में जमीन की उर्वरता बढ़ी। उसके बाद उन्होंने अपने लिए तरकारी और चना, गेहूं, केले ऐसी फसलें ली। शर्मा जी हमेशा फसल चक्र में परिवर्तन करते रहते हैं। वे मिश्रित फसलों को महत्वपूर्ण मानते हैं, किंतु वे सिंचित खेती में एक प्लॉट में एक ही फसल लेते हैं और वह निकलने के बाद वहां अन्य फसल ली जाती है। जैसे कि इस क्षेत्र में सबसे पहले कद्दू लगाया गया था, उसके बाद धनिया और उसके बाद अरहर या एरोग्रीन की फसल लगाई जाएगी। वैसे ही इस क्षेत्र में जहाँ पे मूलतः सूखी खेती के प्रयोग चल रहे थे, वहां पे उन्होंने अरहर के बीच में सोयाबीन, मूंग तथा मेथी जैसी फसलें ली और साथ ही छोटे स्तर पर हल्दी, भेंडी जैसी फसलें भी। जून 2014 में खेत कुछ इस प्रकार था। इस क्षेत्र पर लोबियों के फसल पर फूल नजर आ रहे थे और वह मधुमक्खियों को आकर्षित कर रही थी। कद्दू फैल रहा था और उसमें छोटे फल नजर आ रहे थे। इस क्षेत्र पर पशुओं के लिए लगाई गई घास खूब लहर रही थी और यहाँ पे सूखी खेती की जमीन तैयार होकर मानसून पूर्व बुआई हो चुकी थी। सितंबर 2014 में लोबिया, कद्दू निकल चुके थे और वहां पे अगली फसल की जमीन तैयार हो रही थी। अरहर बढ़ रही थी और उसके बीच का मूंग लगभग समाप्त हो चुका था। सोयाबीन में अच्छे से फलियां लगी थी। हल्दी और भेंडी बढ़ी थी। कुछ क्षेत्र पर धान की फसल खड़ी थी। नवंबर 2014 में लोबियों की फसल के बाद लगाई गई ककड़ी में फल आने शुरू हुए थे। अरहर के बीज की अंतर फसलें निकल चुकी थी और उस जगह मेथी, पालक लगाई गई थी। अरहर और हल्दी अच्छे से बढ़ी थी। टमाटर और मूली की फसल अभी छोटी थी।
जनवरी 2015 में अरहर निकल चुकी थी। प्याज, धनिया, मूली, टमाटर इनकी उपज मिल रही थी। पालक का एक प्लॉट बीज हेतु रखा गया था। एक बड़े प्लॉट में धनिया और छोटे प्लॉट में प्याज फूलों पर था। धनिया के क्षेत्र में हजारों मधुमक्खियां नजर आ रही थी। शर्मा जी बीज स्वावलंबन को किसान की ताकत मानते हैं। उनके पास लगभग सभी फसलों के अपने बीज होते हैं। शर्मा जी बीजों की बुवाई किसी बैल चलित औजार से नहीं करते, बल्कि बीजों की बुवाई हाथ से की जाती है। बारिश के पानी की एक एक बूंद जमीन में रिस जाए, इस हेतु उन्होंने ऐसी लॉकिंग वाली कैरिया बनाई है जिससे पानी वही टिका रहे। साथ ही सिंचित खेती में कंटूर पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। इससे गुजरता हुआ जो पानी बह जाए वह रिसने के लिए उन्होंने खेत के सीमाओं पर 4 फीट चौड़ी और 6 फीट गहरी नाली बनाई है, जिसे हर 80 फीट के बाद लॉक किया जाता है। इससे बारिश का ज्यादा पानी रिस जाता है। बारिश का जितना पानी जमीन में रिसता है, उसके 50% पानी वह खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनके पास एक कुआं और एक बोरवेल है जो दिन में 5 घंटे तक चलती है। इससे इस 13 एकड़ खेती को पानी मिलता है। यह पानी फ्लड सिस्टम से दिया जाता है। पहले वो सिर्फ गोबर की खाद इस्तेमाल करते थे। अब वह मसाला मिट्टी बनाते हैं जो खाद स्वरूप उपयोग में लाई जाती है। एक ट्रॉली गोबर की खाद को आधा ट्रॉली तालाब की मिट्टी के साथ मिक्स किया जाता है। इस बेड पर 50 किलो मूंगफली की या कोई अन्य खली डाली जाती है। फिर 25 किलो गुड़ का पानी बनाकर बेड पर समान मात्रा में डाल देते हैं। इस सब को मिक्स कर इस पर बेड नीचे तक गीला हो इस प्रकार पानी का छिड़काव कर उसे घास से ढक दिया जाता है। 20 दिन में यह खाद चाय की पत्ती जैसी बनती है और सूक्ष्म जीवों से समृद्ध रहती है। यह खाद अरहर, टमाटर जैसी फसलों को मुट्ठी मुट्ठी दिया जाता है। इसके अलावा 100 लीटर पानी, 30 किलो गोबर, 3 लीटर गोमूत्र और 1 किलो गुड़ को 10 दिन फर्मेंट करके गोसंजीवक बनाया जाता है। इसे पानी के साथ फसलों को दिया जाता है। पहले साल 1000 लीटर, दूसरे साल 800 लीटर और पिछले साल 600 लीटर संजीवक का प्रयोग किया गया है। बाल्यावस्था में खरपत नियंत्रण कर इस पर का लगभग 80% खर्च कम करना, यह उनकी तकनीक है। हमारे यहाँ एक डौरा बोल के साधन है, तो बैलों से हम लोग इसमें डौरा चलाते हैं। तो पहला हमने डौरा दे दिया बाल निंदन का, बच गई इतनी लाइन यहाँ से यहाँ तक। तो हमारे पास एक ऐसे छोटे औजार बना है, डंडा बना है, तो एक आदमी 2-2, 3-3 एकड़ का एक ही दिन में खरपतवार निकाल देता है। वो क्या करता है, वो आदमी वो डंडा लेके चलता है। तो यहाँ की खरपतवार जब बारीक होती है उस समय अगर इसको नष्ट कर दिया जाए तो उसका उग्र रूप होना बंद हो जाता है। तो यहाँ की इतनी लाइन हमारी बहन है, उनके पास वो इले हैं, वो इले से तुरंत नष्ट कर देती है। बाल निंदाई में 80% हमारा खर्च बच जाता है खरपतवार को निकालने का। शर्मा जी देसी बीजों का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही फसलों को उसके नैसर्गिक मौसम में ही लगाते हैं, जिस कारण रोग कीट का प्रकोप होता नहीं। इसके अलावा शर्मा जी कीट को निसर्ग चक्र का हिस्सा मानते हैं। तो कभी कुछ कीड़े या इल्लियां आई तो खेत में स्थित पंछियों द्वारा और मित्र कीटों द्वारा अपने आप नियंत्रण हो जाता है। इसके लिए वो किसी जैविक कीट नियंत्रक का भी इस्तेमाल नहीं करते। शर्मा जी फसल के अवशेष तथा खरपत को मिट्टी में ही मिला देते हैं। फसल के अवशेष कड़े होने के कारण उसे इकट्ठा कर बांधों पर गलने के लिए डाल दिया जाता है और गर्मी के मौसम में फिर खेत में मिलाया जाता है। इस बायोमास बैंकिंग के कारण यहाँ का ऑर्गेनिक कार्बन 2 तक है। यह अवशेष सूक्ष्म जीवों को खाद्य स्वरूप उपलब्ध होने से केंचुआ जैसे जीव बहुत मात्रा में बढ़ते हैं। शर्मा जी ने खेत में हर 100 मीटर पर पूर्व पश्चिम दिशा में पेड़ों की कतार लगाई है और इन 100 मीटर के बीच में 3-3 पेड़ है। इसमें जामुन, नीम ऐसे विभिन्न प्रजातियों के 200 पेड़ है। पेड़ों के कारण तापमान नियंत्रित रहता है, मित्र कीटों की संख्या बढ़ती है। अलग अलग मौसम में पेड़ों के फूल मधुमक्खियों का आहार बनती है। पेड़ों के पत्ते के रूप में जमीन के मूलद्रव्य खाद्य स्वरूप मिल जाते हैं, यह उनका कहना है।
खेती में वन्य पशुओं के आक्रमण की समस्या सब जगह पे है। शर्मा जी के इलाके के किसान भी नीलगाय, जंगली सुअर और बंदरों से परेशान हैं, लेकिन शर्मा जी को इसकी चिंता नहीं। उन्होंने अपने इन साथियों को इस तरह प्रशिक्षित किया है कि उनके रहते बंदरों को पेड़ से उतरने की हिम्मत नहीं होती, ना कि नीलगाय या सुअरों को खेत के अंदर घुसने की। शर्मा जी की खेती में 6 परिवार के 7 पुरुष और 6 महिलाएं काम करते हैं। पुरुषों को सालाना 50,000 रुपए तथा महिलाओं को काम के अनुसार वेतन दिया जाता है। एक परिवार के पति पत्नी साल में 1 लाख कमा लेते हैं और उनकी अन्य जरूरतें खेती से पूरी हो जाती हैं। शर्मा जी अपने मुनाफे का एक हिस्सा अपने साथियों को देते हैं। इसके अलावा हर साल इन परिवारों को वह तीर्थ स्थान और अन्य जगह पर सैर करा के लाते हैं। इन सब का प्यार और विश्वास का बंधन अटूट है। शर्मा जी के पास 22 देसी मवेशी है, जिसमें 4 गायें, 4 बैल तथा अन्य बछड़े हैं। दूध, गोबर, गोमूत्र की उपलब्धि तथा खेत के कामों में इनका उपयोग होता है। सन 2014-15 की उपज की बात करें तो शर्मा जी को प्याज की प्रति एकड़ 150 क्विंटल उपज मिली। टमाटर की उपज अभी मिल रही है और ज्यादा ठंड के कारण उपज प्रभावित हो रही है। फिर भी प्रति एकड़ 120 क्विंटल उपज मिलने का अंदाजा है। कद्दू की फसल भी जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हुई और प्रति एकड़ 5 टन उपज मिली, जो हर साल 12 टन तक मिलती है। ककड़ी की उपज प्रति एकड़ 30 क्विंटल रही। अरहर प्रति एकड़ 6 क्विंटल मिली तथा सोयाबीन प्रति एकड़ 3 क्विंटल मिला। हालांकि कुछ फसलों की उपज कम रही, पर उन्हें दाम अच्छे मिले। शर्मा जी ने कोई प्रमाणीकरण नहीं किया, किंतु उनकी फसल इतनी अच्छी होती है कि बाजार में व्यापारी उन्हें 10-20% ज्यादा कीमत देते हैं। शर्मा जी को मार्च 2015 तक इस 13 एकड़ से 16 से 18 लाख आय मिलने की संभावना है, जिसमें मजदूर साथियों के वेतन के 7 लाख और अन्य 2 लाख का खर्चा शामिल है। शर्मा जी अपनी यह समृद्धि की धरोहर सभी को बांटते हैं। उनके यहाँ किसानों के लिए प्रशिक्षण होते हैं तथा विभिन्न प्रांतों के लोगों का तांता लगा ही रहता है। आज तक हजारों किसान उनसे प्रत्यक्ष लाभ ले चुके हैं। कृषि होती है सजीवों की ज़रूरतों के लिए। वो सजीवों की ज़रूरतों में मानव ही नहीं, समस्त जीव, पेड़ पौधे, पंछी, पशु पक्षी सब आ गए। जितने भी सांस लेते हैं वो सब सजीव। तो वो सजीवों के लिए हमें कृषि करनी है। नैसर्गिक कृषि जब हम करने जाते हैं ना, अच्छे नतीजे अगर हमको चाहिए तो इसके विज्ञान को समझना होगा। नैसर्गिक कृषि में मिट्टी की सजीवता ये महत्वपूर्ण होती है। उसके साथ पानी का प्लानिंग भी ये यानी बारिश के पानी को भी कैसे रोकना और उसके बाद उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। तीसरी बात, बीज अपने हो ऐसा हमको वहाँ का वातावरण बनाना पड़ता है, तो नेचुरल फार्मिंग सक्सेस होती है। चौथी बात में हम फसलों का चयन, सारी दुनिया जो फसल लेती है उससे हम हटें, ताकि एक बैलेंस जब तक नहीं बनेगा ना, तब तक कृषि में खुशहाली नहीं आ सकती। आज इसमें 6 परिवार पलते हैं और 7वां मेरा, यानी 2 एकड़ के पीछे हम खुशहाल हैं। शर्मा जी का परिवार बहुत बड़ा है। शर्मा जी के साथ काम करने वाले साथी, पेड़ पौधे, फसलें, खेत में स्थित एक एक जीव, इल्लियों से लेकर मधुमक्खी तक, सब उनके परिवार का हिस्सा है और सभी से उनको अपार स्नेह है। इस निसर्ग कृषि की गंगा ने उन्हें अंतर्बाह्य निर्मल किया है, समृद्ध किया है।